भोली। यह कहानी भोली नाम की एक लड़की की है, जिस कहानी को लिखने वाले के अब्बास है। कहानी की शुरुआत में यह बताया जाता है कि हमेशा से बचपन से भोली को उसके घर के सारे सदस्य नकारते आए हैं और उसकी एक टीचर है जो भोली पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। क्या भोली अपनी टीचर के अनुसार अपने आप में किसी तरह बदलाव कर पाएगी? चलिए हमारी आज की कहानी में समझते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाती है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सुलेखा, और बचपन से ही लोग उसे भोली द सिंपलटन कहते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वह मात्र 10 महीने की थी तो वह खटिये से गिर गई थी, जिसके कारण उसके सिर पे चोट लगी और शायद इसी कारण से उसके सिर का एक खास हिस्सा डैमेज हो चुका था, और इसी कारण से वह अपने उम्र के जितने भी बच्चे थे उन सब से पीछे थी। जब भोली का जन्म हुआ था तो वह बहुत ही ज़्यादा गोरी और सुंदर थी, लेकिन 2 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसके कारण उसका सिर्फ आँख ही बचता है और उसके पूरे के पूरे शरीर में काले काले धब्बे हो जाते हैं। अब भोली, या जिसे हम सुलेखा भी बोल रहे हैं, वह 5 साल की उम्र तक नहीं बोल पाती थी, और जब वह बोलना शुरू करती है तो वह हकला के बोलती है, जिसके कारण सारे के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके नकल करते थे, जिस कारण से वह थोड़ा कम बोलते थे। अगर हम रामलाल के बारे में बात करें तो उसके 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थी, जिनमें सबसे छोटी भोली थी। और रामलाल एक बहुत ही जाना माना, प्रसिद्ध और अमीर किसान था, जिसके घर में न खाने की कमी न पीने की कमी। भोली को छोड़ करके उसके जितने भाई या बहन थे वह हेल्दी और स्ट्रांग थे। भोली के सारे भाइयों को पढ़ाई के लिए पहले स्कूल भेजा गया, फिर कॉलेज, और रामलाल की सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम राधा है, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी बहन का नाम है मंगला, उसकी भी शादी की बात हो चुकी है, उसकी भी शादी हो जाएगी। रामलाल की तीसरी बेटी है चंपा, वह भी दिखने में बेहद खूबसूरत है और हेल्दी है। तो इन सारे के सारी लड़कियों की शादी में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होने वाली थी, लेकिन रामलाल को चिंता थी भोली की, क्योंकि भोली ना ही ज़्यादा सुंदर थी और ना ही पढ़ने में तेज। जब भोली 7 साल की थी उस समय तक मंगला की भी शादी हो चुकी है। अब उसी समय स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुलता है। तो तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करते हैं और वह रामलाल को बोलते हैं कि रामलाल कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर, जो पैसे की देख रेख करता है। तो वह बोलता है कि रामलाल, क्योंकि तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो तो तुम गांव में सरकार को रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। उसी रात रामलाल अपनी पत्नी से बात करता है और रामलाल की पत्नी से बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़की स्कूल जाएगी तो इससे शादी कौन करेगा? मगर रामलाल को इतना साहस नहीं था कि वह तहसीलदार की बात को माने, और अंत में वह अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अब हम भोली को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि भोली की शादी होने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि उसका चेहरा भी ठीक नहीं है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता है। आप टीचर ही समझे कि इसका क्या करना है। अगले दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा।
लेकिन यहाँ भोली डरी हुई थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि स्कूल होता है तो क्या होता है। उसे बस इतना याद है कि कुछ दिन पहले उसकी पुरानी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले जाया गया था और उसे बेच दिया गया था। तो कहीं ना कहीं भोली के मन में यह बात चल रही थी कि कहीं उसे भी बेच नहीं दिया जाए, जिसके कारण वह डर से बोलते नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वह अपने पिताजी के हाथ से छोड़कर वह जाना चाहती है, जिस पर रामलाल चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ़ जैसा क्यों बात कर रही हो, क्या हो गया, मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ ना। अब वह अपनी पत्नी से बोलता है एक काम करो, इसे कुछ अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहना दो, नहीं तो टीचर बोलेगी कि यह बच्ची किस तरीके से आ गई है, इसके पास ना सही ढंग के कपड़े हैं ना इसका चेहरा सही ढंग से रखा गया है। अब पहली बार भोली को नए कपड़े मिल रहे थे, क्योंकि आज तक भोली सिर्फ अपनी बहनों के ही कपड़े को पहन रही थी। कोई भी उसके बारे में ध्यान नहीं देता, उसके चेहरे को धोना, उसके कपड़े को धोना और उसके बाल को कंघी करना। लेकिन आज भोली का लकी दिन था, क्योंकि उसे साफ सुथरे कपड़े मिले थे। बहुत दिनों बाद उसे कपड़े मिले, क्योंकि चंपा के कपड़े अब से छोटे हो रहे थे। उसे नहाया भी गया, उसके बालों में तेल भी लगाया गया और बाल को सुखाया भी गया। आज उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वह सोच रही थी कि शायद मैं घर से किसी अच्छे स्थान पर जाने वाली हूँ। जब वह स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में थे। रामलाल ने अपनी बेटी हेड मिस्ट्रेस को दे दी, मतलब जैसे हेड मास्टर होता है तो हेड मिस्ट्रेस को दे देता है और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे बेचारी भोली, वह थोड़ी डरी हुई है, उसकी आंखों में डर है। अब वहाँ पे स्कूल में बहुत सारे रूम हैं और सारी के सारी लड़कियाँ चटाई बैठा करके बैठी हुई हैं, कोई किताब पढ़ रहा है या फिर कोई स्लेट पे कुछ लिख रहा है। अब यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस भोली से पूछती है कि कोने में जाकर के क्लास में बैठ जाओ। अब भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता कैसा है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं और शायद उसकी दोस्ती किसी के साथ हो जाए। अब वहाँ पे एक लेडी टीचर आती है जो कि क्लास में आती है और लड़कियों को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन भोली तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वह बस दीवार में लिखे गए, दीवार में बनाए गए जितने पिक्चर्स थे बस उसको देख रही थी। उसके रंग से वह बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी। ये घोड़े का रंग ब्राउन है, घोड़ा कैसा दिखने में लग रहा है। तहसीलदार गांव में जब आता है तो वह किस घोड़े पे बैठ के आता है। बकरी का रंग काला है और वह उसके पड़ोसी के बकरी के जैसा ही दिखने में लग रही है। तोता हरा है और वह उसके ही गांव में आम का जो बगीचा है उसी तोते जैसा दिखने में लगता है। और गाय तो एकदम उसकी लक्ष्मी के जैसे ही दिखने में लग रही थी। तभी भोली को यह एहसास होता है कि टीचर उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी और तब टीचर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो अब दो भोली हकलाती है तो वो बोल करके रह जाती है और फिर वह रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि आंसू का सैलाब भी निकल गया है। वह अपने सिर को झुकाए हुए थी और कोने में जाकर बैठ जाती है। उसे किसी लड़की की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी। अब स्कूल की घंटी बज जाती है और सारी की सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकलती है, लेकिन भोली को अपने क्लासरूम का कोना से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह बस अपने सिर को झुका करके सिसक रही थी। तभी वह लेडी टीचर आती है, बोलती है भोली। अब उस टीचर की आवाज़ इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा मधुर थी कि वह उसके साथ, भोली के साथ ऐसा कभी भी किसी ने ऐसा बात नहीं किया था। उसकी टीचर की आवाज़ भोली को दिल को छू चुकी थी। टीचर बोलती उठ जाओ, और मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह तुमसे सलाह ले रही हूँ, तुम्हें सलाह दे रही हूँ। भोली उठती है, बोलती अब बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है।
भोली के शरीर से पसीना ही निकल रहा था, लेकिन क्या उसके हकलाने वाली जुबान फिर से उसका मजाक नहीं बना देगी? लेकिन वह उस दयालु महिला के लिए वह बोलने का प्रयास करती है और वह बोलते कि आप तो नहीं ना हंसोगे। नहीं नहीं मैं नहीं हंसूंगी। तो बोलता भो। तो टीचर बोलते हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बोलने की कोशिश करो, चलो चलो बोलो, बो भोली। तो अंत में वह अपना नाम बोल देती है और उसका नाम बोलने से तो उसे लगा कि उसने क्या ही पा लिया है। तब टीचर उसे शाबाशी देते हुए बोलते हैं बहुत बढ़िया बेटा, अब एक काम करो, अपने दिल से डर को बाहर निकालो और जैसे सारे लोग बोलते हैं वैसे ही बोलने की कोशिश करो। भोली अपना सर उठाती है जैसा वो बोलना चाहते क्या सच में? तो बोलते हाँ बहुत आसान है, एक काम करो तुम रोज स्कूल आना, आओगी ना? तो भोली सिर हिलाती है। तो बोलती है टीचर नहीं जोर से बोलो। तो भोली आश्चर्य बोलते हाँ आऊँगी। अब टीचर बोलती है मैं तुमसे कहा था ना, अब ये किताब लो और घर जाओ। अब उस किताब में बहुत सारे पिक्चर्स थे, सारे के सारे रंगों से भरे हुए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, तोता, बाघ, गाय जैसे उसकी लक्ष्मी थी। और सारे के सारे पिक्चर्स में बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए थे। अब उसके टीचर बोलती है कि 1 महीने में तुम इसे पढ़ना भी सीख जाओगी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी बड़ी किताबें दूंगी, उसके बाद और बड़ी, और धीरे धीरे करके तुम इस गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची बन जाओगी। फिर उसके बाद गांव में कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं, लोग तुम्हारी बातें मानेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे हकलाने की यह जो आदत है वह भी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। तो भोली को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गांव के मंदिर में जितनी भी घंटियां हैं वह सारे के सारे बजने लगी। उसके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा था। उसकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद आ चुकी थी। इसी तरह समय बीता और अब गांव जो है वह एक छोटा सा टाउन बन चुका है। वही प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका है। यहाँ पे अब सिनेमा घर भी आ चुका था। कॉटन की मिल के पास अब रेलवे स्टेशन भी बन चुका है, जहाँ पे मेल आता है जाता है। एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या हमें विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर देना चाहिए? तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भोली कितनी ज़्यादा लकी होगी कि उसे विशंबर जैसा दूल्हा मिलेगा। विशंबर का एक बड़ा दुकान है, उसका एक अपना घर है और उसके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। साथ ही साथ वह दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। तो अब बोलता है हाँ बात तो सही कह रहा है, लेकिन वह जवान तो नहीं है। तुम्हें पता है उसकी उम्र मेरे बराबर है, साथ ही साथ उसके पैर भी तो सही ढंग से काम नहीं करते हैं और उसे अपनी पहली पत्नी से बच्चा भी है जो बड़ा भी हो चुका है। तो उसकी पत्नी बोलती है तो क्या ही फर्क पड़ जाता है, 45 साल 50 साल बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं होती है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि वह दूसरे गांव का है और उसे हमारी बेटी के चेहरे पे जो निशान है उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हमें उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना हमारी बेटी तो जिंदगी भर कंवारी रह जाएगी। अब यहाँ पे रावणा बोलता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी। फिर उसकी माँ बोलती है वो क्या बोलेगी, वह तो हमारी बेटी तो एकदम गौ है। तो रामलाल बोलता है शायद तुम सही ही बोल रही हो। वही दूसरी ओर घर के आंगने में भोली खटिए पे बैठे हुए अपने माता पिता की सारी बात सुन रही थी। विशंबरनाथ जिसका एक अच्छा दुकान है और उससे मुलाकात एक शादी में हुई थी। वहाँ पे बैंड बाजा भी बज रहा है और एक भारतीय गाना बज रहा है।
सारे के सारे लोग खुश है। रामलाल की बेटी के लिए विश्वम्भरनाथ की बारात आ चुकी थी। रामलाल बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी बेटी की शादी इतनी शानदार तरीके से हो रही है। उसे इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा कहीं यहाँ सपना तो नहीं है। भोले की सारी बहनें जो उसकी इस शादी के दिन आए थे वह भोले को बहुत ज़्यादा लकी मान रहे थे। और पंडित जी बोलते हैं विवाह का मुहूर्त आ गया है, दुल्हन को लेके आइए। अब भोली लाल कपड़े में है। वह दुल्हन के स्थान पर बैठ जाती है उस पवित्र अग्निकुंड के पास। विश्वम्भरनाथ का एक दोस्त बोलता है कि दुल्हन के गले में माला तो पहनाओ। तो विश्वम्भरनाथ मारीगोल्ड का माला लेकर के आता है और अचानक से एक औरत फिसल जाती है जिससे भोली का चेहरा हल्का सा दिख जाता है। अब विश्वम्भर इतने देर में वह देख लेता है और वो बोलता है कि मैं माला नहीं पहनाऊंगा। तो इस तरीके से भोली अपने घूंघट को ढक देती है। तो विश्वम्भर अपने दोस्त से बोलता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा? उसके चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा निशान है। तो उसका दोस्त तो क्या तुम भी तो जवान नहीं हो? हाँ ठीक है, लेकिन मैं उससे शादी करने वाला हूँ। उसके पिताजी को कम से कम मुझे 5,000 तो देने चाहिए। अब क्या होता है, रामलाल वहाँ जाता है और अपनी पगड़ी विश्वम्भर के पैरों के पास रख देता है और बोलता है मुझे परेशान नहीं कीजिए, 2,000 रुपये लीजिए, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। जिस पे विश्वम्भर बोलता नहीं मैं तो 5,000 लूँगा, वरना एक काम करो जाओ अपनी बेटी को लेकर जाओ। जिस पे रामलाल बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर एहसान कीजिए, अगर आप चले जाओगे तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। फिर से बोलता है ठीक है तो 5,000 लेके आओ। अब रामलाल के चेहरे से आंसू निकलता ही जा रहा था। वह पैसे गिनता है। अब वह पैसे की गड्डी दूल्हे के पैरों के पास रख देता है। अब विश्वम्भर तो बहुत ज़्यादा लालची था और लालच उसके चेहरे पे दिख रहा था। वह बहुत ज़्यादा खुश भी था। वह गिनने लगता है, पैसा गिनने तो बोला पैसा तो पूरे ला फूल लेके आओ। अब फिर से क्या होता है, घूंघट स्लिप हो जाता है और इस बार भोले का चेहरा दिख जाता है। लेकिन इस बार भोले का चेहरा नीचे ना होकर के ऊपर था। वह विश्वम्भर की तरफ देख रही थी। उसके आंखों में ना ही ज़्यादा गुस्सा था और ना ही ज़्यादा नफरत थी। वह बस शांत थी। वही विश्वम्भर फूलों को दुल्हन के गले में पहलाने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कुछ कर पाता, भोली उसका हाथ रोक देती है बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ, और ऐसा रोकती है कि वह फूल अग्निकुंड में गिर जाता है। वह अपना घूंघट उठाती है और एक जोर की आवाज़ में बोलती है पिताजी। और उसके परिवार के सारे लोग, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहन, उसके भाई, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सब लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं। फिर बोलते पिताजी ये पैसे को वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। तो रामलाल तो और भी ज़्यादा बहुत चक्का हो गया। अब सारे के सारे लोग बातें करने लगे, लड़की कितनी बेशरम है, एक तो बदसूरत ऊपर से बेशरम। तो रामलाल चिल्लाता है भोली क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हमारे नाक कटा रही हो, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर रही हो। तो भोली बोलती है आपकी इज्जत के लिए मैं इस आदमी से शादी करने वाले थे, इस बूढ़े आदमी से शादी करने वाले थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा लालची है और डरपोक भी है। नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कितनी बेशरम लड़की है, हम लोगों ने सुना था कि ये तो गौ है। फिर अब भोली एक बूढ़ी औरत की तरफ जाती है, बोलती है हाँ आंटी आप सही हैं। अब आप सारे लोगों को यही लगता कि मैं तो एक गौ हूँ, इसीलिए आप मेरी शादी इस निर्दय से करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये गौ लड़की गौ नहीं है और ना ही ज़्यादा हकलाती है। और भी कुछ बातें सुनना चाहते हो? वही दूसरी ओर विश्वम्भरनाथ अब क्या करता है,
वापस जाने लगता पार्टी से। अब सारे के सारे बैंड में जो गाना बजा रहे थे वो भी सेरेमनी में अंतिम गाना जो इंड का सॉन्ग होता है उसको बजा देते हैं। सब लोग चले गए। वही दूसरी ओर रामलाल खड़े हैं ज़मीन पे, उसका सर झुका हुआ है और उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, शर्म आ रहा है। अब उस अग्निकुंड की जो ज्वाला है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सारे के सारे लोग चले गए थे। अब यहाँ पे रामलाल भोली को देखता है, बोलता है और कहता है, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कौन तुमसे शादी करेगा? मैं अब कहाँ जाऊँ? अब हम लोग क्या करेंगे? वही सुलेखा बहुत ही शांत और आराम से बोलती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। मैं आपके बूढ़े हो जाने के बाद मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकली हूँ। क्या ये सही बात है ना मैम? मैं सही कहा ना? तो उसकी टीचर वही कोने में खड़ी थी और ये सारी की सारी चीज़ों को देखती है। यह सारा का सारा ड्रामा वो देख चुकी थी। आप बोलती, हाँ बोली, तुम सही कह रही हो। और उसकी आंखों में खुशी थी और बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिससे कारण उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी और उसके पूरे के पूरे परिवार की बदनामी होती है। तो इस कहानी में यह बताया गया कि भोली किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की सारी चुनौतियों को तोड़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। तो हमें भी अपनी कमियों को भूल करके अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब वह काम क्या करना है वह हमारे ऊपर निर्भर करता है।